सुप्रभात छात्राओं। आज हम हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि नाटक और एकांकी से संबंधित है का अध्ययन करेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में नाटक कोणार्क का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं और एकांकी संग्रह में भी हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी उत्सर्ग का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उपेंद्रनाथ अश्क एकांकीकार के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात उनके द्वारा रचित एकांकी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है नया पुराना, उस एकांकी का अध्ययन करेंगे। तो प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्रनाथ अश्क ने अपनी साहित्यिक यात्रा उर्दू लेखन से आरंभ की थी। प्रथम बार सन 1935 में इनका हिंदी लेखन प्रकाश में आया। इनके अनुभव और साहित्य लेखन की परिधि अत्यधिक व्यापक है। अश्क जी के कई एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें चरवाहे, देवताओं की छाया में, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके एकांकियों पर पाश्चात्य शिल्प विधि का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। स्थानीयता के प्रति आग्रह, अनुभूति की वास्तविकता एवं वातावरण की यथार्थ सृष्टि तथा सांकेतिक प्रतीकों की भरमार इस प्रभाव के स्पष्ट परिणाम है। इनके एकांकियों की विषय वस्तु भी सामाजिक एवं पारिवारिक है। जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, आडंबर प्रियता व जड़ता पर निर्मम प्रहार, मानसिक भावों का सूक्ष्म विश्लेषण एवं अंतर्द्वंद्व का चित्रण इनके एकांकियों को अविस्मरणीय बना देता है। तो मूलतः इन्होंने जो एकांकी लिखे हैं वो सामाजिक और पारिवारिक जीवन को लेकर लिखे हैं। पारिवारिक जीवन पर इनके एकांकी हमें अधिक मिलते हैं, सामाजिक जीवन पर, सामाजिक वातावरण पर मिलते हैं। लेकिन जो पाश्चात्य नाट्य शिल्प है या पाश्चात्य शिल्प विधि है एकांकी की, उसका प्रभाव इन पर स्पष्ट है। तो यदि शिल्प विधि की दृष्टि से हम देखें तो इनके एकांकियों में पाश्चात्य शिल्प विधि के प्रभाव के कारण हम देखते हैं कि वातावरण की जो सृष्टि ये करते हैं उसमें, और जो प्रतीक योजना है इनके एकांकियों में, प्रतीकात्मकता है, उस प्रतीकात्मकता में हम उस पाश्चात्य प्रभाव को स्पष्टतः, जो शिल्प में शिल्पगत प्रभाव है पाश्चात्य शैली का, उसे स्पष्टतः देख पाते हैं। अनुभूति की वास्तविकता इसमें मिलती है। अनुभूतियों की वास्तविकता के साथ उसका चित्रण किया गया है। यानी जिन अनुभूतियों का चित्रण ये करते हैं वे अनुभूतियां काल्पनिक नहीं है, सोची समझी नहीं है, बल्कि वो वास्तविक लगती, यथार्थ लगती हैं। जीवन की यथार्थ अनुभूतियों की अभिव्यक्ति, वास्तविक अनुभूतियों की, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ, जीवन वास्तव में ऐसा ही है, ऐसी ही अनुभूतियां हुआ करती हैं जिनकी अभिव्यक्ति ये अपने एकांकियों में करते हैं। जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता और आडंबर प्रियता और जड़ता पर भी ये प्रहार करते हैं। जो जीवन में, समाज में, परिवारों में जो एक प्रकार की रूढ़िवादिता या जीवन में जड़ता यदि है तो उसे उभार कर सामने रखना, इस तरह सामने रखना कि लोगों को या पढ़ने वाले को, पाठक को या ना एकांकी को देखने वाले को, दर्शक को यह अनुभव होने लगे कि यह रूढ़ियां हैं या यह जड़ता है जिसे टूटना चाहिए, और दर्शक है वह जागरूक हो जाए उसके लिए। इस प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण ये करते हैं। इसलिए कहा है कि जड़ता और रूढ़िवादिता पर निर्मम प्रहार करते हैं, जड़ता और रूढ़िवादिता का विरोध करते प्रतीत होते हैं। और इतना ही नहीं, उन्हें इस प्रकार से अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं कि उसे देखने वालों के मन में उसके प्रति एक चेतना जागृत हो सके। मानसिक भावों का सूक्ष्म विश्लेषण एवं अंतर्द्वंद्व का चित्रण, एक और बात है,
जो पात्र योजना ये करते हैं या जो पात्र इनके एकांकियों में आते हैं, उन पात्रों की मनःस्थिति या जो जीवन में घटनाएं हो रही हैं उनका मानस पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, उस प्रभाव को ये पूरी वास्तविकता के साथ में उभारते हैं। जो मानसिक प्रभाव है, मानसिक द्वंद्व है व्यक्ति का, या व्यक्ति पर जो मानसिक प्रभाव पड़ता है, उसके मन में जो अंतर्द्वंद्व उसके कारण उत्पन्न होता है, उसे भी ये अपने एकांकियों में उभारते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो केवल बाह्य जीवन की घटनाएं ही नहीं, पात्रों की जो मनोदशा है, उस मनोदशा को भी, उन मानसिक भावों को भी बड़ी सूक्ष्मता के साथ एकांकियों में ये प्रस्तुत करते हैं और उन्हें हम उसमें महसूस कर सकते हैं। पात्र है, उनके मन का जो द्वंद्व है, उनका अंतर्द्वंद्व है, उसका चित्रण भी इन एकांकियों में निश्चित रूप से प्रस्तुत होता है और वह एकांकियों को अविस्मरणीय बनाता है। शैली का व्यंग्यात्मक पुट भी संप्रेषण को और अधिक तीव्रता प्रदान करता है। शैली में व्यंग्यात्मकता है। एकांकी लेखन में अश्कजी की दृष्टि रंगमंचीय रही है। एक बात और खास है, जब हम एकांकी का या नाटक का अध्ययन करते हैं तो रंगमंच को दृष्टि में रखना आवश्यक है। अश्कजी के एकांकी इस प्रकार के लिखे गए हैं कि उन्हें रंगमंच पर आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है और इनके एकांकियों का मंचन भी हुआ है, क्योंकि उनमें रंगमंचीय दृष्टि से किसी प्रकार की कमी उनके एकांकियों में वो नहीं छोड़ते हैं। कोई भी ऐसा दृश्य नहीं है जो मंच पर प्रस्तुत न किया जा सकता, और एकांकी जिसकी पहली शर्त है कि एक अंक का होना चाहिए और उसमें दृश्य परिवर्तन भी यदि ना करना पड़े तो वो एकांकी बहुत ही सफल माने जाते हैं। अश्कजी के एकांकियों के बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करें, उन एकांकियों का अध्ययन करें, तो उनमें भी वे एक अंक के तो हैं ही एकांकी, इसीलिए वो एकांकी हैं, और उनमें दृश्यों के बहुत अधिक परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलते। इसके अतिरिक्त दृश्य योजना भी इस प्रकार की होती है जो रंगमंच पर आसानी से प्रस्तुत की जा सकती है। अधिक उपकरणों की उसमें आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा वो रंगमंच का पूरा ध्यान रखते हुए यदि कोई ऐसी घटना है जिसे रंगमंच पर दिखाना संभव न हो, तो उसे नेपथ्य से सूचना द्वारा, ध्वनि संकेतों के द्वारा भी मंच पर अभिव्यक्त किया जा सकता है, किया जाता है। इन सब बातों का अश्कजी ने पूरी तरह से ध्यान रखा है। एकांकी के तत्वों के संबंध में चर्चा करते समय मैंने आपको संकलन त्रय के बारे में भी जानकारी दी थी। आप थोड़ा सा उन्हें फिर से दोहरा लीजिए, वो वीडियो आपके पास होंगे, उन्हें फिर से देख लीजिए, जिससे एकांकी को समझने में आपको आसानी रहेगी, आसानी से समझ सकेंगे कि संकलन त्रय कितना आवश्यक है एकांकियों के लिए, एकांकी के तत्व कौन कौन से होते हैं, क्योंकि यदि एकांकी का हमें अध्ययन करना है तो उन तत्वों के आधार पर उनका विश्लेषण करना भी आवश्यक है। तो उसमें हम अश्कजी के एकांकियों को यदि परखने का प्रयास करें तो उसमें भी संकलन त्रय का पूर्ण निर्वाह हमें देखने को मिल जाता है, जहां इन्होंने पूरी तरह से इसके संबंध में सजगता बरती है कि एकांकी में कोई भी दृश्य ऐसा न हो जिसे प्रस्तुत न किया जा सकता हो, या समय सीमा अधिक लंबी ना हो, अधिक स्थानों का वर्णन ना हो। इन बातों का सबका इन्होंने पूरा ध्यान रखा है। तो पूरा उसका संकलन त्रय का निर्वाह भी इस दृष्टि से हमें देखने को मिल जाता है। व्यंग्य और हास्य के सफल प्रयोग से यथार्थवाद को इन्होंने जीवंत कर दिया है। रेडियो पर और स्टेज पर दोनों पर इनके एकांकी प्रकट होते रहे हैं। रेडियो के लिए जब एकांकी लिखा जाता है तो वो ध्वनि द्वारा और संवादों के द्वारा उसमें सब कुछ व्यक्त होता है, उसमें अभिनय की गुंजाइश नहीं होती। रेडियो पर ध्वनि और संवाद के द्वारा ही अभिनय होता है। मंच पर ध्वनि और संवाद तो है ही, साथ में पात्रों द्वारा अभिनय भी किया जाता है, वह भी उसमें जुड़ जाता है, अभिनेता द्वारा उसका अभिनय किया जाता है, तो वो और सशक्त हो जाते हैं। लेकिन अश्कजी के एकांकियों की विशेषता है, उनके संवादों में इतनी व्यंग्यात्मकता, इतना संकेत है कि वे रेडियो पर भी बड़ी सफलता के साथ में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि इनके एकांकी रेडियो और रंगमंच दोनों की दृष्टि से उपयुक्त हैं, प्रभावशाली हैं और उनका प्रभावी मंचन होता रहा है।
शिल्प का एक परिमार्जित रूप हमें इनके एकांकियों में देखने को मिल जाता है। व्यंग्य और हास्य के सफल प्रयोग से यथार्थवाद और भी जीवंत हो जाता है। आपका चरवाहे संग्रह हिंदी की एकांकी विधा में नवीन प्रयोग है। इसका शीर्षक सांकेतिक है और सूक्ष्म की अभिव्यक्ति में सफल रहा है। देवताओं की छाया में संकलित एकांकी का जीवन के संघर्षों एवं द्वंद्वों को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। साथ ही शोषित वर्ग की वेदनाओं, कलुषित वर्ग भेद, घुटन और वर्ग वैषम्य की पीड़ा को भी प्रभावी अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अश्क के एकांकी सभी दृष्टियों से परिपक्व और अभिनय कला के गुणों से परिपूर्ण है। आपके पाठ्यक्रम में आपको जिस एकांकी का अध्ययन करना है, अश्क का नया पुराना एकांकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो अश्क ने हिंदी के अग्रणी लेखक उपेंद्रनाथ अश्क ने हिंदी नाटक को नए आयाम दिए हैं। उनके नाटकों और एकांकियों में नए पुराने का द्वंद्व बहुत तार्किकता के साथ व्यक्त हुआ है। नया पुराना एकांकी जो इसका शीर्षक है, उस शीर्षक में ही हमें एक आकर्षण, एक जिज्ञासा जगाने वाला है कि क्या है नया पुराना। शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए, सांकेतिक होना चाहिए, वह मूल भाव से जुड़ा होना चाहिए। सारी जानकारी हम पहले ले चुके हैं। तो इस शीर्षक में भी हम देखते हैं कि एक व्यंग्यात्मकता या सांकेतिकता तो है ही सही, इसमें हमें जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है कि क्या नया पुराना, किस बात की अभिव्यक्ति है, क्या कहा जा रहा है। तो नया और पुराना में द्वंद्व तो निश्चित रूप से है। यह संकेत हमें शीर्षक पढ़ने के साथ ही मिल जाता है। नया पुराना एकांकी में इस द्वंद्व को, नए और पुराने का जो द्वंद्व है, परस्पर जो द्वंद्वात्मकता की स्थिति है, उसे रेखांकित किया गया है। कुछ मित्र बड़े एक रोचक तरीके से रंगमंच पर इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। इसकी योजना की गई है कि कुछ मित्र हैं, मानो एक यथार्थवादी नाटक खेलना चाहते हैं और नाटक के कथानक की खोज में एक आदर्शवादी पात्र देवीचंद की कल्पना करते हैं, जो कुछ आदर्शों को लेकर जी रहा है। वह एक सामान्य शिक्षक है, ईमानदार और निष्ठावान। उसके स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा लिली की माँ, आप देखिए, आपको इसके चरित्रों की जानकारी भी मिल जाएगी, कितने इसमें पात्र हैं, कौन कौन है। देवीदत्त एक आदर्शवादी पात्र है, जो एक शिक्षक है, एक विद्यालय है जिसमें वो कार्य करता है, विद्यालय का प्राचार्य है। अब देवीदत्त का मित्र है रविदत्त, और देवीदत्त की पत्नी भी इसमें एक पात्र के रूप में आई है। और लिली की माँ, जो कि नाटक के एकांकी के आरंभ से ही जिसकी चर्चा एक प्रकार से प्रारंभ हो गई है। तो एकांकी को जब हम देखेंगे तो इसका प्रारंभ भी द्वंद्व के साथ होता है। वो द्वंद्व है यथार्थ और आदर्श का द्वंद्व, या कहें व्यक्तिवादिता और जो स्वार्थ और परमार्थ का द्वंद्व भी हम उसे कह सकते हैं। तो उसमें लिली की माँ है, वह देवीदत्त जो एक आदर्शवादी पात्र है, उसके पास, उस पर विश्वास करके अपने 60,000 के जेवर बतौर अमानत उसके पास रख जाती है, जिससे वो सुरक्षित रहे, क्योंकि उसे खतरा है कि उसके घर में वो जेवर रहेंगे तो उसका पति जो शराबी है वो उन्हें बेच खाएगा, और वो किसी भी तरह से उन्हें बचाना चाहती है। अब देवीदत्त है, उसका एक मित्र है रविदत्त, वो स्वार्थ का पाठ पढ़ाना चाहता है देवीदत्त को कि ये जेवर जो तुम्हारे पास रखे, आजकल कोई किसी की अमानत की रक्षा नहीं करता, तुम इन्हें जेवरों को बेच दो, भूल जाओ कि उसने तुम्हें जेवर दिए थे, तुम्हारे पास ही रखो, वापस लौटाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की सीख देता है। रविदत्त का विवाह हुआ है तो अपनी पत्नी को भेंट करने के लिए लिली की जो माँ है उसके द्वारा दिए गए जेवर में से एक रानी हार ले लेता है। देवीदत्त चाहता है, देवदत्त, कि पुनः वो जेवर वापस लौटा दे। वो बार बार रानी हार मांगता है
और उसी को लेकर विवाद के साथ इस एकांकी का लेखक ने बड़ी नाटकीयता के साथ इसका प्रारंभ किया है। दोनों मित्रों में परस्पर उसी को लेकर विवाद हो रहा है और उस विवाद में ही यह बात सामने आ जाती है कि आजकल कौन इस प्रकार की आदर्श की बातें करता है, कौन किसी की चीज लौटाता है, तुम्हें क्या जरूरत है लौटाने की। क्योंकि रविदत्त नहीं चाहता कि उसने अपनी पत्नी को जो रानी हार देवदत्त से लेकर दिया है वह उसे उसको वापस लौटाना पड़े। तो ऐसे में वह उसे गलत सीख भी देता है। यहीं पर उसके रविदत्त के एक मित्र कमल का जिक्र भी आ जाता है, जो कि इसी प्रकार के स्वार्थ के पाठ पढ़ाने वाला है। तो स्वार्थ और परमार्थ का द्वंद्व भी यहाँ पर उभरता है। अपनी वैयक्तिक सोच या व्यक्तिवादिता, जिसमें व्यक्ति केवल खुद ही भोगना चाहता है, उसका द्वंद्व भी यहाँ पर उभरता है कि एक तो व्यक्ति केवल खुद के लिए सोचे और देवदत्त जैसा आदर्शवादी चरित्र है वह अपने लिए नहीं अपने आदर्शों के लिए जीता है, वह लिली की माँ के लिए भी सोचता है। तो इस चर्चा को अभी यहीं विराम देते हैं। इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।